तो चलिए आज हम लोग बिहार के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। और बहुत कुछ पढ़ने के बाद हमारा जो कल छूट गया था उसमें हम लोग चाणक्य के बारे में आज देखेंगे। चाणक्य का जो सप्तांग थ्योरी क्या था, सप्तांग सिद्धांत क्या था राज्य के लिए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चाणक्य को थोड़ा हम लोग जानते हैं। चाणक्य को कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थे, तो उनके गुरु थे, उनके प्रधानमंत्री थे, विद्वान थे, राजनीतिज्ञ थे, मतलब पूर्ण गुण से संपूर्ण व्यक्ति थे। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से इनकी पढ़ाई लिखाई होती है। कहाँ से होती है, तो तक्षशिला, जो कि तक्षशिला ध्यान रखिएगा विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है, यहाँ तक कि सबसे प्राचीनतम है। वर्तमान में बात करेंगे तो भारत में नहीं पड़ता है, लेकिन वहीं से ओके। चंद्रगुप्त मौर्य की ठीक है, चाणक्य दोनों की पढ़ाई लिखाई जो थी वहीं से हुई थी। ठीक है, चाणक्य तक्षशिला के कुटिल नामक ठीक है ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। ठीक है, तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के प्रमुख स्नातक एवं आचार्य थे, लेकिन चाणक्य के जीवन का अधिकांश समय मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में गुजरा था। ठीक है, जन्म तो इनका तक्षशिला में हुआ था, लेकिन ज्यादातर समय कहाँ पे गुजरा था, तो मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में गुजरा था। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने यज्ञशाला में चाणक्य के रंग वन को लेकर उसे अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा ली। राजा नंद के धूर विरोधी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर नंद वंश का मतलब क्या किया, उन्होंने विनाश किया। चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री बने। ठीक है, एवं प्रधान पुरोहित पे भी मतलब क्या थे, तो प्रधान पुरोहित भी वही बने। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसके काल में भी कुछ समय तक कौटिल्य प्रधानमंत्री बना हुआ रहा। ठीक है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु क्या होती है, श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बिंदुसार जब राजगद्दी पर जब संभालता है, तो बिंदुसार के राजगद्दी संभालने के बाद भी कौटिल्य बहुत समय तक मतलब प्रधानमंत्री बना हुआ रहा, कुछ समय तक प्रधानमंत्री बना हुआ रहा। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो चाणक्य की रचना है और मौर्य काल की रचना है, ध्यान रखें, जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। चाणक्य को भारत के क्या बोलते हैं, तो मैकियावेली बोलते हैं। ठीक है, कौन बोलते हैं, मैकियावेली। अब मैकियावेली ने कौन सी किताब की रचना की थी, मैकियावेली का पुस्तक का नाम द प्रिंस। क्या नाम है पुस्तक का नाम, द प्रिंस जो है मैकियावेली का पुस्तक का नाम। अब भारत का मैकियावेली किसे कहते थे, चाणक्य को कहते हैं। कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र मौर्य वंशीय राज्य प्रशासन का प्राचीनतम विकिपीडिया है। मूल ग्रंथ की बात करेंगे, अर्थशास्त्र को चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में रचना मानी जाती है। हालांकि अभी अगर वर्तमान स्वरूप में अगर बोलेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी देने वाली अर्थशास्त्र मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, ये समाप्त हो गया था। लेकिन इसकी फिर रचना इनकी इसी प्रकार से, इनके बहुत सारे अलग अलग था, इन सबको इकट्ठा करके शाम शास्त्री, ठीक है, शाम शास्त्री नामक व्यक्ति ने, ठीक है, इसको एक जगह मतलब करने का मतलब काम किया था। ठीक है, 1955 में शाम शास्त्री, 1955, ठीक है, इन्होंने एकत्रित किया था, मतलब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। चाणक्य अर्थशास्त्रों के 15 अधिकरण थे। कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण, मतलब चैप्टर कितने हो गए, तो 15 अधिकरण के अध्याय की बात के 15 है। ठीक है, प्रकरण कितने हैं, तो 180 प्रकरण आपको देखने को मिलते हैं। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या मतलब कितनी बताई गई है, श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई। कितनी बताई गई, श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 4000 श्लोकों की संख्या बताई गई। ठीक है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण मतलब अध्याय है और 180 प्रकरण है। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 4000 बताई गई। ठीक है, कालांतर में मतलब आगे चल के अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों के द्वारा कुछ अंश जोड़े गए, जिसमें से मूल ग्रंथ का स्वरूप क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मूल स्वरूप में जो अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था वो उपस्थित भी नहीं है, इसको अलग अलग था, खंडित कर हो गया था, इसको एक जगह कर कर इसके इकट्ठा करने का काम किसने किया था, तो शाम शास्त्री ने किया था 1955 में। याद रखिएगा, नाम महत्वपूर्ण है। कौटिल्य जो सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं सप्तांग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत क्या थे, 7 प्रकार के शरीर था, 7 प्रकार का सिद्धांत था। उसको मतलब क्या किया था, कौटिल्य ने उसकी तुलना शरीर के अंगों से की थी। कौटिल्य ने इस सिद्धांत को राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। ठीक है, मतलब राज्य को चलाने के लिए 7 अंग होना चाहिए। और कौटिल्य ने सभी राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की।
कौटिल्य का मानना था कि जिस तरह से मानव का शरीर अपना महत्व है, उसके सारे अंग मिलकर शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाते, उसी तरह के कुछ मूलभूत अंग जो उसे संचालन और उनकी रक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो शरीर में सारे ही अंग मतलब क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन मतलब कुछ मूलभूत अंग है जो कि मतलब शरीर की रक्षा करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करेंगे तो सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत में राजा मतलब राज्य का स्वामी आता। कौटिल्य ने राजा को, ठीक है, राज्य के केंद्र में एवं अभिन्न अंग माना है। मतलब राजा को बोला गया से भाई साहब ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मतलब ये राज्य का भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है, इसको राज्य के मतलब केंद्र में इसको रखा गया है। उन्होंने राजा की तुलना किससे की है? तो राजा की तुलना शीर्ष सर्वोपरि से की है। उनका मानना था कि राजा के दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब आगे क्या होने वाला है उसकी समझ उसे पहले ही होनी चाहिए। ठीक है, राजा को क्या बताया उसने? दूरदर्शी बताया। ठीक है, साथ में क्या बात की? तो आत्म संयमी बताया, जिसमें आत्म संयम की शक्ति हो, कुलीन होना चाहिए, ठीक है, स्वस्थ होना चाहिए, राजा बीमार नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, तथा बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देता है। मतलब राजा निरंकुश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राजा कैसी नहीं होनी चाहिए? निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? तो कल्याणकारी होना चाहिए, जो जनता का कल्याण करे, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है, राजा के पास बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य से बंधा हुआ है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद, ठीक है, उसे निरंकुश शक्तियां नहीं होनी चाहिए। राजा सर्वश्रेष्ठ है, राजा की बात करेंगे, राजा क्या सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसके पास निरंकुश शक्तियां नहीं होनी चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें पहले नंबर पे कौन आते हैं? राजा आता है। और राजा जो है राजा को मतलब क्या माना है? जैसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर होता है तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होगा? राजा होगा, ठीक है। दूसरा का मतलब होता है अमात्या। अमात्या का मतलब क्या? मंत्री, ठीक है, मंत्री। मंत्री का काम क्या होता है? राजा को सलाह देना। मंत्री अच्छा है तो राजा को अच्छा सलाह देगा, मंत्री खराब है तो राजा को खराब सलाह देगा। तो कौटिल्य ने अमात्या को मंत्री की तुलना आंख से की है। अगर मान लीजिए व्यक्ति एकदम स्वस्थ है लेकिन उसका आंख ठीक नहीं रहेगा तो उसका कार्य प्रणाली, उसका दिनचर्या ठीक नहीं हो सकता। तो मिनिस्टर्स जो होते हैं उसकी तुलना, मतलब मंत्री की तुलना, मतलब उन्होंने किनसे कर दी? तो आंखों से कर दी, ठीक है। उनके अनुसार अमात्य तथा राजा एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अमात्या की बात करें या फिर राजा की बात करें, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मतलब अगर एक गाड़ी क्या है? एक ही गाड़ी के दो पहिए, मतलब एक भी पहिया अगर गया तो फिर काम नहीं बन सकता है। अमात्या उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो उनकी जिम्मेदारियों को संभाल सके तथा राजा के कार्यों में उसकी सहयोगी की भूमिका निभा सके, ठीक है। ध्यान, अमात्या जिनको हम लोग मिनिस्टर कहते हैं। आप चलेंगे जनपद। जनपद की बात करेंगे, जनपद क्या है, ठीक है। जनपद की बात करें, जनपद राज्य होता है, ठीक है। कौटिल्य ने इसकी तुलना पैर से की है। जनपद, ये पूछा जाएगा जनपद की तुलना किससे की गई है, ठीक है, किससे की है? तो राज्य से जनपद की तुलना की है, ठीक है। कौटिल्य ने इसकी तुलना, ठीक है, सॉरी, पैर से इसकी तुलना की है, नहीं राज्य नहीं, पैर, ठीक है, पैर से इसकी तुलना की है। जनपद का अर्थ होता है जनयुक्त भूमि, जहां पे लोग रहते हैं, अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग दोनों का जनपद माना है, ठीक है। मतलब भूभाग भी जनपद में आएंगे, जनसंख्या भी जनपद, दोनों को मिलने से जो जगह बनेगा वो जनपद कहलाएगा। कौटिल्य के अनुसार 10 गांव के समूह में संग्रहण, 200 गांव के समूह के बीच सार्वत्रिक, 400 गांव के समूह के बीच द्रोणमुख तथा 800 गांव के बीच स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की बात की, ठीक है। मतलब कौटिल्य ने क्या कहा, so मतलब बहुत सारे गांवों के समूह को बनाकर उनके बीच में अधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कहते हैं। 10 गांव के बीच समूह को क्या संग्रहण बनाएंगे, 200 गांव के बीच में क्या होगा? सार्वत्रिक होगा, 400 गांव में क्या होगा? द्रोणमुख होगा, ठीक है, और 800 गांव में स्थानीय होगा। ये सारा नाम जो देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो अंग्रेजी हिंदी में ये सब नहीं चेंज होता है, सेम ही रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जनपद, ध्यान रखिए, जनपद की तुलना किससे की है? पैर से की है। अब आते दुर्ग। दुर्ग का मतलब समझिए किला, फोर्ट। क्या होता है ये? फोर्ट होता है। इसकी तुलना बाहों से की है एवं भुजाओं से की है। कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों से या फिर भुजाओं से की है। कौटिल्य 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा करते हैं। पहला कौन सा दुर्ग है? औदिक दुर्ग है। दूसरा पार्वत दुर्ग है। तीसरा
धानवन दुर्ग है और चौथा बन दुर्ग है। ठीक है, पहला वाला जो देखते हैं, ठीक है, औदिक दुर्ग की बात करेंगे जिसके चारों ओर पानी हो। पार्वत दुर्ग की बात करें जिसके चारों ओर चट्टान हो। धानवन दुर्ग की बात करें जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो। अब वन दुर्ग की बात करेंगे जिसके चारों ओर वन और जंगल हो। तो एक में चारों तरफ पानी हो, दूसरे में चट्टान हो, ठीक है, तीसरे में ऊसर भूमि हो, ठीक है, और चौथे की बात करें इसके चारों ओर जंगल हो। मतलब इस प्रकार का दुर्ग बनाने की बात की है। बताइए, मतलब चारों ओर पानी को पार करके कैसे कोई शत्रु आएगा, चट्टान को पहाड़ को पार करके कैसे शत्रु आएगा, ऊसर भूमि की बात के उबड़ खाबड़ भूमि में भी तो मतलब वो उतने स्पीड से तो आक्रमण नहीं कर सकता ना, रथ से नहीं आ सकता, घोड़े को चलने में दिक्कत होगी। अब वन दुर्ग की बात करें जिसको चारों ओर जंगल हो, तो इस प्रकार का दुर्ग की बात की है। तो कौटिल्य ने, ठीक है, कितने प्रकार के दुर्ग की बात की है? 4 प्रकार के दुर्ग। औदिक दुर्ग, पार्वत्य दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, और दुर्ग की तुलना कौटिल्य ने किससे की है? तो बाहों या फिर भुजाओं से दुर्ग की तुलना की है। अब आते कोष। देखिए कोष क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा कितना भी बेहतर क्यों ना, अगर राजा के पास अगर कोष अगर नहीं होगा तो प्रशासन नहीं चला सकता है। इसलिए आप देखो मौर्य प्रशासन में भी, ठीक है, जो कर का जो चोरी करता था, कर को चोरी करने के लिए वहां पे कौन सी सजा थी? तो मृत्युदंड थी। कौन सी थी? कर चोरी करने पे कौन थी? तो मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की है। उन्होंने कोष को राज्य का मुख्य अंग इसलिए माना है क्योंकि कोष से ही कोई राज्य वृद्धि करता है। अर्थात शक्तिशाली बने रहने के लिए कोष के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। और शरीर को शक्तिशाली बने रहने के लिए, बलिष्ठ बने रहने के लिए, स्वस्थ बने रहने के लिए क्या भोजन चाहिए? अब भोजन किससे करोगे? मुख से करोगे। इसलिए कोष की तुलना उन्होंने किससे की है? तो कोष की तुलना उन्होंने मुख से की है। ठीक है, माउस से। उसने कोष में वृद्धि का मार्ग करारोपण को बताया, मतलब क्या लगाना चाहिए? कर लगाना चाहिए। ठीक है, जिसमें प्रजा को अनाज का छठा भाग, अनाज का कितना? छठा भाग, व्यापार का 10वां भाग, अब पशुधन का 50वां भाग राजा को कर के रूप में अदा करना चाहिए। ठीक है, जनता को कितना लगाया? अनाज पर कितना था? 1/6। व्यापार पे कितना था? 1/10। ठीक है, और पशु पे कितना था? 1/50। ठीक है, तो पशु पे 1/50, व्यापार पे 10%, 1/10, और ध्यान में रखेंगे 16.5% के आसपास की बात करेंगे अनाज पे है, 10% की बात करेंगे तो किस पे है? व्यापार पे, और 2% की बात करेंगे तो किस पे? आपका 50वां भाग, मतलब 2% किस पे हो जाएगा? किस पे होगा? तो पशु पे। ठीक है, दंड या सेना, छठा नंबर पे कहेंगे दंड या सेना। कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। कौटिल्य ने सेना 4 प्रकार का, हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना। हस्ती सेना में क्या होता था? हाथी होते थे। अश्व सेना में घोड़ा होते थे। रथ सेना में रथ होता था। और पैदल सेना की बात करेंगे इन्फेंट्री जिसको कहते हैं, पैदल सेना। ठीक है, तो 4 प्रकार की सेना, हस्ती, अश्व, रथ और पैदल। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो, जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो, तथा वीर गति को प्राप्त हो जाने के लिए परिवार को उस पर अभिमान हो। ठीक है, मतलब फैमिली उन पे क्या करे? गर्व करे। तो सेना की तुलना, ठीक है, कौटिल्य ने किससे की है? तो क्या बताएंगे? मस्तिष्क से की है। किससे की है? मस्तिष्क के। आप चलेंगे 5 आखिरी 7 नंबर, देखो जैसे मित्र। मित्र को कौटिल्य ने क्या कहा है? कान कहा है। क्या कहा है? मित्र की तुलना क्या चीज से की है? तो क्या बताएंगे? कान से की है। उनके अनुसार राज्य, उनके राज्य की उन्नति के लिए विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये जो था कौटिल्य का कौन सा सिद्धांत था? सप्तांग सिद्धांत था, जहां पे शरीर के 7 अंगों से राज्य प्रशासन की क्या की थी? तुलना की थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। याद हो जाएगा? एक बार मैं पूछ लेता हूं आपसे। चलिए, राजा या स्वामी की बात की उन्होंने केंद्र में माना था, शरीर का सबसे प्रमुख अंग। मंत्री की तुलना किससे की थी? जो अमात्य या मंत्री की तुलना? आंख से। जनपद की तुलना किससे की थी? जनपद की तुलना? पैर से। पैर से। ठीक है, दुर्ग की तुलना किससे की थी? दुर्ग की तुलना? बाहों या भुजाओं से की थी। कितने प्रकार के दुर्ग बताए? 4। औदिक दुर्ग, पार्वत्य दुर्ग, धानवन दुर्ग, बंद दुर्ग। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये आपका अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। कोष की तुलना किससे की थी? कोष की तुलना? मुख से। मुख से। ठीक है,
बताना अनाज पे कितने परसेंट कर थे, अनाज पे कितने परसेंट कर लगाने की बात कही है? 1/6 1/6। ठीक है। व्यापार पे 1/10 1/10। ठीक है। और साथ में बात करेंगे तो इस पे, ठीक है, क्या बोलते हैं इस पे यार, पशुधन पे कितने थे? इनकम टैक्स 150 बिल्कुल। दंड या सेना की तुलना किससे की है? दंड या सेना का तुलना मस्तिष्क से मस्तिष्क से किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और सेना में कितने प्रकार के सेना? 3 ठीक है, 4 प्रकार के। हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना और साथ में पैदल सेना। ठीक है। हाँ। अब मित्र की तुलना किससे की है? मित्र की तुलना कान से किया है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ये भी पढ़ा दो। कौटिल्य का एक मंडल सिद्धांत भी था। हाँ ये पढ़ाइए ना, जयशंकर भी कोट कर रहे थे मंडल सिद्धांत। आज सेना को पढ़ाया जाता है आजकल। ठीक है, सेना को आजकल पढ़ाया जाता है। कौटिल्य का जो थ्योरी जो है, सेना को पढ़ाया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना को भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये मंडल सिद्धांत में ना विदेश नीति है। क्या है? हाँ फॉरेन विदेश डिप्लोमेसी। नीति है। ठीक है, विदेश नीति आपको मंडल सिद्धांत में आपको देखने को मिले। यहाँ पे तो प्रशासन किस प्रकार राज्य की कैसा होना चाहिए वो है। मंडल सिद्धांत में राजा को अपना विदेश नीति कैसा रखना चाहिए वो है। ठीक है, देखिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में, ठीक है, कौन से अधिकरण में? 6ठे अधिकरण, मतलब 6 चैप्टर में। टोटल अधिकरण कितने हैं? अधिकरण कितने हैं? 6 12 12 15 अधिकरण है। ठीक है। अब प्रकरण कितने हैं? प्रकरण 180 प्रकरण है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अधिकरण 15, अब प्रकरण की बात करेंगे तो 180। ठीक है, तो 6ठे अधिकरण की बात करेंगे तो 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कौटिल्य का मंडल क्या है? मंडल का मतलब क्या है? देशों का समूह है। मंडल का मतलब क्या है? कौटिल्य अगर मंडल कह रहा है तो मंडल का मतलब क्या है? देशों का समूह। तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो देश का समूह है उनसे संबंधित चीजों की बात करेंगे। सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार के विजय की इच्छा रखने वाले राज्य, पड़ोसी देश, उनके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। जाहिर सी बात, उस समय के राज्य क्या रखते थे? विजय की इच्छा रखते थे। जस में साम्राज्यवादी थे राज्य थे। और किस प्रकार के राज्य जो थे जो विजय की इच्छा रखते हैं, किसी राज्य का शत्रु हो सकता है या फिर मित्र हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता था जो अन्य राजाओं को जीतने का इच्छुक, उसे बीजी गुसु कहा गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य ही क्या है? से अन्य राजाओं को हम क्या करेंगे? जीत लेंगे। ठीक है, तो मंडल के केंद्र में क्या होगा? राजा होगा। मंडल मतलब क्या? राज्य। राज्य के केंद्र में क्या होगा? राजा होगा। राजा का क्या इच्छा है? विजयी करना। तो है विजयी करना राजा का इच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या सारा राजा का विजयी करने की इच्छा हमारे लिए खराब हो सकता है या फिर कुछ अच्छा भी हो सकता है? हो सकता है कि कोई राजा हमारे किसी शत्रु राज्य को विजय करना चाहता है तो हमारे लिए अच्छा है। कोई राजा हमारे पड़ोसी राज्य को जीतना चाहता है और पड़ोसी राजा हमारा मित्र है तो हमारे लिए दिक्कत है। मान लीजिए कोई राज्य ए है, ठीक है, और यहाँ पे राज्य बी है और यहाँ पे राज्य सी है। तो सी राज्य काफी अधिक साम्राज्यवादी है, तो अगर बी राज्यों को अगर जीत लेता है तो भले ही हमको दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हमारे पड़ोस में आ गया तो कभी हमारे लिए भी तो दिक्कत पैदा कर सकता है ना। तो सी राज्य की नीति क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए सी राज्य की बात करेंगे, ये साम्राज्यवादी राज्य, लेकिन हमारा बहुत अच्छा मित्र है, मतलब इनसे हमारा कभी संबंध खराब ही नहीं हो सकता है। अब बी राज्य हमारा बहुत बड़ा शत्रु है और सी ने बी को जीत लिया तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो इस तरह का कुछ नीति जो था बताया था कौटिल्य साहब ने। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले शक्तिशाली राज्य। प्राचीन काल में भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। शक्तिशाली राजा युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। राज्य कई बार सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राजाओं से समझौता भी करते थे। कौटिल्य के अनुसार युद्ध एवं विजय द्वारा अपने राज्य का विस्तार करने वाला राजा को अपने शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मतलब वैसे राजा जो कि शक्तिशाली तो है लेकिन उनका उद्देश्य ये है कि युद्ध के द्वारा अपने राज्यों का विस्तार करना चाहते हैं, तो राज्यों का विस्तार करेंगे तो उनकी शत्रुओं की संख्या तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही। तो साथ में उनको किनकी संख्या बढ़ानी चाहिए? साथ में उनके दोस्तों की भी संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि उनकी शत्रुओं पर नियंत्रण रखा जा सके। क्योंकि उनका नीति क्या है? साम्राज्यवादी है, राज्यों को जीतना चाहते हैं। राज्यों को जीतने के क्रम में क्या होगा? उनके शत्रु तो बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, शत्रु को बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में उनको साथ में क्या करना चाहिए? उनके अपने मित्रों को भी संख्या को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये शक्तिशाली राज्य के लेकर है। दूसरा बात करेंगे निर्बल राज्य।
निर्बल राजाओं को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए। निर्बल राज्य जो कमजोर राज्य है, ठीक है, उनको शक्तिशाली जो उनके पड़ोसी राज्य जो है उनसे सतर्क रहना चाहिए। उन्हें समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार नीति से बचने हेतु एकजुट या मंडल बनाना चाहिए। मान लीजिए ये कोई निर्बल राज्य है, ठीक है, भूटान टाइप का राज्य है, सपोज दैट। और दूसरा की राज्य की बात करेंगे, चाइना है, तो चाइना काफी साम्राज्यवादी राज्य है, तो चाइना चाहेगा तो भूटान को हम लोग मिला लेंगे। तो भूटान को क्या करना चाहिए, नेपाल के साथ संधि कर लेनी चाहिए, ठीक है, तिब्बत के साथ संधि कर लेनी चाहिए। और भी जो छोटा छोटा राज्य जो रहेगा आसपास में वो संधि करके अपने कमजोर राज्यों के साथ संधि करके, ठीक है, चाइना जैसे राज्य से लोहा लेने की सोचना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट समझा रहा, मतलब कहा इसने इसे निर्बल राज्यों को क्या करना चाहिए, अपने जैसे ही निर्बल राज्यों का एक संघ बनाना चाहिए ताकि मजबूत और शक्तिशाली राज्यों से उनका सामना किया जा सके। बीजू गिसु का मतलब क्या होता है, वैसा राज्य जो कि अपने राज्यों का विस्तार करना जानता है। बीजू गिसु के मार्ग में आने वाले सबसे पहला राज्य, ठीक है, अरि शत्रु तथा शत्रु से लगा हुआ राज्य शत्रु का शत्रु होता है। समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे बीजू गिसु के मार्ग में आने वाले सबसे पहला राज्य जो होगा वो शत्रु होगा, और जो उस राज्य से लगा हुआ सीमा जो होगा ना वो शत्रु का शत्रु होता है। ठीक है, अतः वह बीजू गिसु का क्या होगा, मित्र होगा। समझे इसको, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक राज्य है, ठीक है, ए राज्य है, ठीक है, और यहाँ पे राज्य की बात करेंगे एक्स राज्य है, ठीक है, और यहाँ पे राज्य समझ लीजिए बी राज्य है, यहाँ पे राज्य समझ लीजिए सी राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स राज्य है जिसको ए जीतना चाहता है, ठीक है, तो ए तो भाई एक्स को जीतना चाहता है तो बी को भी जीतना चाहेगा, सी को भी जीतना चाहेगा। तो ए तो एक्स को जीतना चाह रहा है, बी को भी जीतना चाह रहा है, तो यहाँ पे एक्स को बोला जा रहा है आप बी के साथ संधि कर लीजिए, वो आपका मित्र बन सकता है, क्योंकि ए जो है इसका भी शत्रु है, इसका भी शत्रु है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बीजू गिसु की बात करेंगे तो अन्य राज्यों को जीतने का इच्छुक जो होता है ना उसको बीजू गिसु कहा गया। ठीक है, मतलब जो दूसरे राज्यों को जीतना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है बीजू गिसु के मार्ग में आने वाले पहला राज्य शत्रु तथा शत्रु से लगा हुआ राज्य शत्रु का शत्रु होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई ए राज्य है, ठीक है, ए राज्य है, इससे लगा हुआ कोई बी राज्य है, तो ये तो मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति पी है, ठीक है, मान लीजिए कोई पी है और इसका शत्रु ए है, तो भाई ये जो है तो इसका भी शत्रु होगा ना, तो ये शत्रु का तो शत्रु है, तो शत्रु का शत्रु दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी को बोल रहा है तुम क्या करो, बी के साथ संधि कर लो ताकि तुम ए को क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। ठीक है, जो सामर्थ्य होते हुए भी रणनीति में भाग नहीं लेते। ठीक है, सॉरी स्किप कर दिए, एक मिनट, समझिए, शत्रु का शत्रु होता है, अतः बीजू गिसु का मित्र होता है। ठीक है, मतलब शत्रु का शत्रु क्या, दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। कौटिल्य ने मध्यम एवं उदासीन राज्यों का भी वर्णन किया जो सामर्थ्य होते हुए रणनीति में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौटिल्य का जो थ्योरी जो मुख्यतः किसके लिए है, तो बहुत शक्तिशाली राज्य के लिए है या फिर मतलब किनके लिए है, निर्बल राज्य के लिए है। ठीक है, मध्यम एवं उदासीन राज्यों के लिए नहीं, जो न्यूट्रल रहते हैं, मतलब उनको किसी से भी कोई मतलब नहीं है, उनके पास सामर्थ्य तो है लेकिन इस रणनीति में क्या करते हो, किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। और कौटिल्य के बात करेंगे 12 मंडल सिद्धांत है, कितने हैं, 12 मंडल सिद्धांत है कौटिल्य के, जिसमें बीजू गिसु आते हैं। बीजी गिसु कौन होते हैं, मतलब साम्राज्यवादी राज्य जो दूसरे राज्य की जीतने की कामना करते हैं। अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। मित्र का मतलब क्या होता है, दोस्त होता है। अरि मित्र की बात करेंगे तो शत्रु मित्र, ठीक है, मित्र मित्र है, अरि मित्र मित्र, शत्रु मित्र मित्र। ठीक है, पासिन ग्राह है, आर्कंड है, ठीक है, पानिन ग्राह सार है, अरकंदा सार है, मध्यम है और उदासीन राज्य। मतलब ये सबके सब जो देख रहे हैं 12 प्रकार के राज्य हैं। ठीक है, मतलब इनके अनुसार कितने राज्य है, 12 प्रकार के राज्य हैं। ठीक है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अशोक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अशोक। मंडल थ्योरी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं और इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार क्या कीजिएगा, सभी लोग इसको क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत को हम लोगों ने देखा, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक जो था 272 में, अशोक महान 40 वर्षों तक ये रूल करता है ये व्यक्ति। ठीक है, 272 से लेके, ठीक है, 232 ईसा पूर्व तक। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।